Hello everyone, welcome back to my channel Way to English Literature. In this video, we will start from the Renaissance prose, from the Routledge History of English Literature. अब इस पार्ट में रिनाइंस प्रोज राइटर्स थे लाइक थॉमस मोर, इरेस्मस, जॉन लिली, सिडनी एंड फ्रांसिस बेकन एंड अदर राइटर्स. सो फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है, फर्स्ट line is given from the of truth. What is truth? Said the jesting Pilate. Would not stay from an answer. तो ये एक लाइन दी हुई है, फेमस लाइन दी हुई है फ्रॉम द ऑफ ट्रूथ ऐसे फ्रांसिस बेकन. कुछ कोटेशंस आप देख सकते हो क्योंकि अधिकतर कोटेशंस नहीं आते एग्ज़ाम में, बट राइटिंग स्टाइल ऑफ फ्रांसिस बेकन इज़ इम्पॉर्टेंट. तो हम यहाँ देखेंगे कि जैसे कि जो प्रोज राइटिंग है वो कैसे स्टार्ट हुई. फर्स्ट प्रोज राइटिंग इज स्टार्ट फ्रॉम द फ्लोवरी स्टाइल ऑफ जॉन लिली. यूफिसिस जो कि वर्क इन्होंने लिखा है, इनके दो वर्क्स हैं जो कि बहुत नोन है, दैट इज़ यूफिसिस द एंटोनी ऑफ विट एंड सेकेंड बुक इज़ यूफिसिस एंड हिज इंग्लैंड. ये जो वर्ड है यूफिज्म, इट इज़ द ग्रीक टर्म दैट मीन्स द ग्रेसफुल विटी. और ये जो टर्म है ये अडॉप्ट किया गया है बाय द रॉगर एस्चैम द बुक द स्कूल मास्टर. तो वहाँ से ये टर्म इन्होंने लिया है यूफिज्म. So this is paragraph given from the euphemism work and how the writer has used this euphemism style. So afterward we will read the Francis Bacon. This elaborative contrast with the much more economical is yet rhetorical style of Francis Bacon. फ्रांसिस बेकन का हमें पता है कौन सी स्टाइल यूज़ करते हैं, वो रिटोरिकल स्टाइल यूज़ करते हैं, बहुत ही कॉमन टॉपिक पे लिखते हैं. एंड अफोरिज्म स्टाइल भी उनकी बहुत फेमस है. फ्रांसिस बेकन जो ऐसे है बहुत फेमस, ये आपको पता होगा कि फ्रांसिस बेकन ने जो अपनी राइटिंग स्टाइल है, ही वॉज द फर्स्ट राइटर ऑफ इंग्लैंड टू यूज़ द राइटिंग स्टाइल ऑफ हिज प्रोज राइटिंग मॉडल ऑन द फ्रेंच राइटर मॉन्टैग. उनसे इंस्पायर होकर इन्होंने फर्स्ट टाइम प्रोज राइटिंग स्टार्ट की थी, दैट इज़ मॉन्टैग, क्योंकि मॉन्टैग ही इज़ द फर्स्ट राइटर हु स्टार्ट राइटिंग ऐसे. तो इस वजह से फ्रांसिस बेकन को हम फादर ऑफ एसिस्ट भी बोलते हैं एंड फादर ऑफ एम्पेरिकल राइटिंग भी बोलते हैं. इनका अदर वर्क है जैसे कि द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क. ये वर्क पब्लिश्ड हुआ है 1605 में एंड दिस वर्क इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम द टेक्सोनॉमी स्ट्रक्चर. और ये वर्क सपोर्ट करता है एम्पेरिकल फिलॉसफी को. फ्रांसिस, और अनदर बात ये भी याद रखनी है कि फ्रांसिस बेकन के जो एसेज हैं वो डिवाइड होते हैं 3 पार्ट्स में. फर्स्ट पार्ट में जो इनका ऐसे वो 10 एसेज हैं, सेकंड एडिशन में इनके 38 एसेज हैं और थर्ड एडिशन में 58 एसेज हैं. तो ये पार्ट याद रखना है. इन एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग यहाँ से उनकी लाइन दी हुई गई है, इफ़ अ मैन विल बिगेन विद सर्टेनिटी ही शैल एंड इन डाउट्स, बट इफ़ ही विल कंटेंट टू बिगेन विद डाउट ही शैल एंड इन सर्टेनिटीज़. तो ये बहुत फेमस लाइन है जो यहाँ पर दी गई है. रोटलेज हिस्ट्री की ये खासियत बात है जिसमें जो कोटेशंस हैं, जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं वो दी हुई होती है. तो अगर आप उसको बार बार पढ़ोगे तो वो हमें याद रहती है और एग्ज़ाम में आओ तो और इजी हो जाती है वो लाइन्स. नेक्स्ट द राइटिंग स्टाइल इज़ गिवन. जैसे कि ये इनकी जो राइटिंग स्टाइल है वो बहुत कॉमन टॉपिक्स पे होती है, जैसे कि एस्पेक्ट ऑफ लॉ, साइंस, हिस्ट्री, गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, एथिक, रिलीजन, कॉलोनिज्म, एज वेल एज गार्डन, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, हेल्थ. जैसे कि बहुत ज़्यादा कॉमन टॉपिक्स पे ये अपना ऐसे लिखते हैं. इनके जो ऐसे व्हेन ही स्टेबलाइज अ प्लांटेशन और कॉलोनी, ये यहाँ पे उस बारे में लिखा है जब एलिजाबेथ ने, क्योंकि फ्रांसिस बेकन एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं जो कि रिनाइंस एज भी कहलाती है. उस वक्त कॉलोनीज़ स्टार्ट हो गई थी जैसे कि अमेरिका में. तो उस कॉलोनी के ऊपर या प्लांटेशन के ऊपर इन्होंने सैवेज और जस्टिस के ऊपर ऐसे लिखा था, दैट इज़ पब्लिश्ड इन अंडर 33 ऐसे. इनका अनदर ऐसे ऑफ डेथ इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ हाउ बेकन हैंडल द वास्ट सब्जेक्ट. थे बेकन की जैसे कि रिवेंज पे, दैट एक्सप्लोर द नोशन ऑफ रिवेंज. वो रिवेंज के बारे में बताता है. जैसे इनका फेमस लाइन है, द रिवेंज इज़ द काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस. और ये जो लाइन है ये गिवन है द ओल्ड टेस्टामेंट दैट हैज़ अपेरेंटली सेक्शंस द रिवेंज. जो रिवेंज के बारे में बताया गया है हमारे ओल्ड टेस्टामेंट में, और जस्टिस के बारे में बताया है. तो इन्होंने जस्टिस और रिवेंज को कैसे कंपेयर किया है. जैसे कि अनदर एग्जाम्पल है जैसे थॉमस किड की स्पेनिश ट्रेजेडी. ही प्री इक्विलेंट रिवेंज ट्रेजेडी बिफोर द शेक्सपियरियन हेमलेट.
जो शेक्सपियर के हैमलेट आने से पहले सबसे फर्स्ट वर्क जिसे हम कंसिडर करते हैं फर्स्ट वर्क रिवेंज वर्क, वो कहलाता है थॉमस किड का स्पेनिश ट्रेजेडी। यूज़ किया पर्सोनिफिकेशन ऑफ रिवेंज। The uses of personification of revenge as the chorus in this tragedy is a visual of the presence motivation of character and action, where the kid uses the revenge as the motive फॉर पैशन एंड ब्लडशेड। क्योंकि इस वाले प्ले में स्पेनिश ट्रेजेडी में हीरोनोमो जो कैरेक्टर है वह बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। आप जब इसकी समरी पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे जो कैरेक्टर्स हैं, जो इसमें हीरो होता है उसका हीरो का फादर होता है, उसने अपनी सुसाइड कर ली है, फिर हीरो की इसमें डेथ हो जाती है और जो हीरोइन है सेंट्रल कैरेक्टर है वो भी सुसाइड कर लेती है। तो पूरा जो प्ले है वो ब्लड शेड पर डिपेंड करता है। तो सो इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिवेंज ट्रेजेडी। सो यू कैन गो थ्रू फ्रॉम दिस पार्ट। इसमें भी रिवेंज ट्रेजेडी के बारे में बताया है पर ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। Another important writer is Richard Hooker. Richard Hooker is important writer, first major prose classic in modern English. इनका जो प्रोज वर्क है वो है ऑफ लॉ ऑफ एस्टिकल पॉलिटी। ये जो बुक है ये पार्ट्स में पब्लिश्ड हुई है। जो इसकी फर्स्ट 4 बुक्स है दैट इज़ पब्लिश्ड इन 1593 एंड 1594। फिर इसका अनदर जो थर्ड पार्ट है बुक का वो पब्लिश्ड हुआ है 1597 में। सो टोटली दीज आर 7 बुक्स। और ये डाउटफुल है, ये भी कहा जाता है कि ये बुक रिचर्ड हुकर ने नहीं, वॉटलर किसी और राइटर ने लिखा है। सो दिस इज़ द अकॉर्डिंग टू स्कॉलर बट। और ये जो बुक है इट इज़ द फिलोसॉफिकल बुक एंड डिफेंस रिटन इन द डिफेंस ऑफ एंग्लिकन अगेंस्ट द प्योरिटन अटैक। प्योरिटन अटैक से बचाने के लिए एंग्लिकन को सपोर्ट करने के लिए ये लिखी गई है प्रोज वर्क। और इस प्रोज वर्क में हमें बहुत एक्सट्रीमिस्ट डिलेमास मिलते हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ इट अपोज द एक्सट्रीमिस्ट डॉगमा और अदर थिंग्स। बहुत ये फिलोसॉफिकल वर्क है, इतना याद रखना है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो रिचर्ड हुकर के लिए जब रिचर्ड हुकर का नाम आता है तो वो आपको याद रखना है, वो है मार्पलेट कंट्रोवर्सी, जिसे हम मार्पलेट ट्रैक्ट भी बोलते हैं और मार्पलेट कंट्रोवर्सी कहते हैं। ये कंट्रोवर्सी इट इज़ कॉल्ड एज द वॉर ऑफ पैम्पलेट दैट टुक प्लेस इन इंग्लैंड बिटवीन जो हुआ था बिटवीन प्योरिटन राइटर्स के बीच में हुआ था ये वार। और ये जो लिखा गया था अडॉप्टेड स्यूडोनिम मार्टिन मार्पलेट फॉर डिफेंडिंग द चर्च ऑफ इंग्लैंड। तो ये कहा जाता है कि रिचर्ड हुकर इज़ वन ऑफ द राइटर हु इज़ राइटिंग मार्पलेट ट्रैक्ट। तो इस वजह से इनको जेल भी हुई थी और शायद बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है रिचर्ड हुकर को लेकर। पर याद रखना कि मार्पलेट ट्रैक्ट लिखने वाले वन ऑफ द राइटर थे रिचर्ड हुकर, जो कि सीक्रेटली पब्लिश्ड होता था। और इनके जो कंपेनियन थे वो थे जॉन पेरी। तो इट इज़ द रिलीजियस टॉलरेंस ट्रैक्ट। और ये जॉन उडेल जो कि प्रिजन में इनकी डेथ थी, ही वॉज मतलब कुछ जो राइटर्स थे वो पकड़े गए थे और उनकी डेथ भी हो गई थी प्रिजन में। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्सी ड्यूरिंग दिस एज लिखी गई थी इस दौरान, जो कि डिपेंड करती थी बुक्स ऑफ मैनर like the courtier that is published in 1561. It is translated from the Italian writer Castingo. इनकी जो बुक्स थी उसको ट्रांसलेट करके ये बुक लिखी गई थी एंड इट डिस्क्राइब द हाउ जेंटलमैन ऑफ स्टाइल शुड बिहेव, कैसे जेंटलमैन को बिहेव करना चाहिए। तो मतलब ये बुक्स ऑफ मैनर के बारे में और स्पेशली अबाउट जेंटलमैन। न्यूमरस हाउ टू दिस बुक्स, बहुत सारी बुक्स लिखी गई थी मैनर्स के ऊपर इस दौरान। नेम्ड द गवर्नर, ये बहुत फेमस बुक है, प्लीज़ रिमेंबर दिस बुक, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बुक। और इस बुक का नाम डायरेक्टली यूजीसी नेट में आ चुका है, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं इसके ऊपर। द बुक नेम गवर्नर, मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं ये बुक्स। अगर हमें कई बार ऐसा लगता है कि ये बुक कौन ही पूछेगा, पर कई बार जैसे थॉमस इक्लियोड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है, माइनर राइटर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मैच द फॉलोइंग में आ जाता है। जो इनकी एक अनदर बुक है जैसे थॉमस डिकर है, ये बहुत फेमस राइटर है, पर बहुत कम लोगों को पता होगा कि इनकी एक बुक है द गर्ल हॉर्न बुक, इट इज़ रिटन ऑन द ट्रिकस्टर। तो ये बहुत कम लोगों को पता होगा, जिन्होंने ये रोटलेज हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा है उनको पता होगा कि ये बुक है दैट डील विद द ट्रिकस्टर। जो इक्लियोड की जो बुक है वो दिखाती है द क्वालिटी ऑफ डांसिंग, जिसमें कस्टम डांस कैसे करना चाहिए या फिर पार्टनर के साथ डांस कैसे करनी चाहिए, वो भी क्वालिटीज़ दिखाई है। कि जो फेमस वर्क है वो है द शू मेकर हॉलीडे
और इनके जो वर्क्स है वो अधिकतर दिखाते हैं लो लाइफ इन लंदन, जिसको हम बोलते हैं कॉनी कैचिंग पैम्पलेट। ये अधिकतर जो लो लाइफ है, जो लो लैंग्वेज, जैसे हम लोकल लैंग्वेज भी बोल सकते हो आप, उस वे में ये लिखते थे और उस वे को ये दर्शाते थे सिटी। और इनके जो वर्क है वो प्रोड्यूस करती थी सिटी कॉमेडी। अधिकतर इनके वर्क सैटेरिकल वॉइस में भी लिखे जाते थे इनके वर्क्स। The effective prose, both as argumental and descriptive, genre reflected in the growing range of writing during the Renaissance। तो Renaissance एज में हमें प्रोज वर्क को बहुत अच्छे से दिखाया गया। प्रोज वर्क बहुत फ्लरिश हुआ इस दौरान, चाहे वो रिलीजियस ट्रैक्ट हो, चाहे वो बाइबल के अंदर हो। जॉन डन, बेटर नोन एज द पोएट, बट ही ऑल्सो लेफ्ट द फैंटास्टिक सरमोन his fantastical sermons from his time as the Dean of the St. Paul in 1620, before the death of John Donne। जो इनके ऐसे sermons थे वो प्रोज स्टाइल में लिखे गए थे। This is the one of the paragraph from his sermon। In this period we also found the growth in the travel writing। ट्रैवल राइटिंग में ग्रोथ मिला, एग्जॉटिक राइटिंग और इमेजिनेटिव टेक्स्ट, जैसे कि थॉमस मोर का यूटोपिया दैट इज़ रिटन इन लैटिन। और अनदर इम्पॉर्टेंट वर्क ये भी याद रखना कि फ्रांसिस बेकन ने भी यूटोपियन नॉवल लिखी थी जो कि इनकम्प्लीट है, दैट इज़ न्यू अटलांटिक्स। और उनकी जो मिथेकल प्लेस है वो है बेने सलीम। तो वो क्वेश्चन आ चुका है कि वो जगह कहाँ पर है। जैसे कि यूटोपिया में हमें पता चलता है यूटोपिया में न्यू वेयर है, जो कि नो वेयर मतलब नो प्लेस कहलाती है। यूटोपिया के मीनिंग है, इट इज़ द ग्रीक टर्म। और ये जो है पूरा आप यूटोपिया की मेरा एक वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने यूटोपिया को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। यू कैन वॉच दैट वीडियो। The location of utopia, it is the Greek term which means no place। From the many critics we have found the debate regarding utopia that is model for the real society। बहुत सारे क्रिटिक बोलते हैं कि यूटोपिया का जो मॉडल हुआ है नॉवल का, ये रियल सोसाइटी पे और सटायरिकल कंटेम्प्रेरी सोसाइटी को दर्शाता है। Utopia is an account of the journey which had enormous influence on the subsequent friction। जैसे कि कौन कौन से फ्रिक्शन पे यूटोपिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखा जाता है, लाइक रॉबिन्सन क्रूसो, गुलिवर ट्रैवल बाय जोनाथन स्विफ्ट, ब्रेव न्यू वर्ल्ड 1984, लॉर्ड ऑफ फ्राइज। तो ये सारे जो वर्क्स हैं इन पे हम यूटोपिया का इन्फ्लुएंस देखते हैं। और ये सारी नॉवेल्स यूटोपियन है और फैंटेस्टी है। रिचर्ड हकल्यूट, ये भी एक प्रोज इंपॉर्टेंट राइटर है। इनके जो अधिकतर वर्क्स हैं वो लिखे गए हैं वॉयज पर, जर्नी पर, और अधिकतर वर्क्स लिखे गए ऑन द डिस्कवरी ऑफ न्यू लैंड, वर्जीनिया और डिस्कवरीज पर लिखे गए। ही वॉज द ऑफिसर, और जब ये ऑफिसर थे तो इन्होंने कॉलोनाइजेशन को सपोर्ट किया है ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। बहुत सारे ऐसे राइटर हैं जिन्होंने कॉलोनाइजेशन को सपोर्ट नहीं किया और ऐसे राइटर हैं जिन्होंने सपोर्ट किया, और इस वजह से इन्होंने वर्क्स भी लिखे हैं लाइक वोएज, द प्रिंसिपल नेविगेशन और डिस्कोर्स कंसर्निंग द वेस्ट प्लांटेशन। ये जो वर्क है स्पेशली लिखा गया है कि कैसे कॉलोनाइजेशन अच्छा है, फ़ायदेमंद है और लाइक दैट, और वॉइस से क्या क्या दूसरे जो ट्रैवल राइटर है उनको हेल्प हो सकता है। हकल्यूट वर्क्स इन्फ्लुएंस वॉज कंटिन्यू बाय द मैन हु हैड बिकम द असिस्टेंट सैमुअल परचाज। इनका जो वर्क है तो इनके जो हकल्यूट का जो असिस्टेंट था वो है सैमुअल परचाज, क्योंकि हकल्यूट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क लिखा था, इट इज़ हकल्यूट्स पॉसिथॉमस एंड ट्रैवल राइटिंग, जिससे इन्फ्लुएंस होकर सैमुअल परचाज ने अपनी बुक जिसको बोलते हैं परचाज एंड हिज पिलग्रिम, उस वर्क को लिखा इनसे इंस्पायर होकर। और उस वर्क से इंस्पायर होकर कॉलरिज ने अपनी पोयम लिखी दैट इज़ कुबला खान बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ सैमुअल परचाज। हकल्यूट भी इम्पॉर्टेंट है, सैमुअल परचाज इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड यू कैन ऑल्सो रिमेंबर कुबला खान का जो वर्क है उसका बेस है सैमुअल परचाज की बुक। देन अनदर इम्पॉर्टेंट राइटर इज़ वॉटलर रेलिक। वॉटलर रेलिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने एल डेरिडो के बारे में भी लिखा है इन द डिस्कवरी ऑफ गैनिया। डिस्कवरी ऑफ गैनिया इनकी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। और इनका अनदर इम्पॉर्टेंट वर्क जो कि इन्होंने जेल में लिखा था, जब अपने प्रिजन में थे उस दौरान इन्होंने वर्क लिखा था, दैट इज़ द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। ये इन्होंने उस दौरान लिखा था जब ये इम्प्रिजन थे जेल के अंदर, उस वक्त इन्होंने ये वर्क लिखा था। The discovery of America by the Columbus in 1492 had naturally made a huge impact on the European imagination,
इट बिकम द सिंबल ऑफ डिस्कवरी, थीम ऑफ जोग्राफी एंड विजन ऑफ यूटोपिया। इस वजह से बहुत सारे राइटर्स ऐसे वॉयज के ऊपर वर्क लिखने लग गए थे, ट्रैवल के ऊपर, जो कि हमें देखने को मिला, जैसे कि वॉटलर रेलिक और रिचर्ड हकल्यूट, इनके वर्क से हमें देखने को मिला। द रिनाइसा लिटरेचर फ्रॉम द टेम्पेस्ट टू जॉन डन प्रेज हिज मिस्ट्रेस। जब इनका एक वर्क है जिन्होंने अपनी मिस्ट्रेस को प्रेज किया है, वो वर्क है टू हिज मिस्ट्रेस गोइंग टू बेड, उसमें भी जॉन डन ने अमेरिका का नाम लिया है। माई अमेरिका माई न्यू फाउंड लैंड, अपनी मिस्ट्रेस को कंपेयर किया है अमेरिका से और कहा है माई न्यू फाउंड लैंड। तो यू कैन नो कि हाउ अमेरिका हैज़ इन्फ्लुएंस इन द लिटरेचर ड्यूरिंग द रिनाइंस पीरियड। अब यहाँ से हम देखेंगे यूनिवर्सिटी विट्स, जैसे कि प्रोज राइटर हुआ था रॉबर्ट ग्रीन का, जो प्रोज राइटर है रॉबर्ट ग्रीन ने क्रिटिसाइज़ किया है शेक्सपियर को एज द अपस्टार क्रो इन हिज पैम्पलेट। तो ये सारे में यूनिवर्सिटी विट्स में प्रोज राइटर भी थे, जैसे कि जॉन लिली है, रॉबर्ट ग्रीन है। तो यूनिवर्सिटी विट को मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। जो यूनिवर्सिटी विट्स है उसमें दो टाइप्स ऑफ पोइट हैं, जो कि पोइट हैं जो ऑक्सफोर्ड से एजुकेटेड हुए हैं और दूसरे पोइट्स हैं जो कैम्ब्रिज से एजुकेटेड हुए हैं। ये जो वर्क है अ गोड्स वर्थ विट, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पीस है और जिसमें ग्रीन ने अल्यूट किया है अप स्टार क्रो ब्यूटिफाइड विथ अवर फेदर्स। ये शेक्सपियर के लिए बोला है। इन्होंने कंसीट का यूज़ किया है फॉर द सेक्स सीन्स, मतलब शेक्सपियर्स ने उनके वर्क्स को अपने वर्क्स का बेस बनाया है। तो शेक्सपियर का जो वर्क है वो अधिकतर ऐसे माना जाता है उन्होंने चोरी किया है उनके वर्क्स को, तो इस वजह से उन्हें क्रिटिसिज्म देखने को मिला था। देन रॉबर्ट ग्रीन का अनदर वर्क है पेंडेस्टो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसका नाम है द ट्रिम्प ऑफ टाइम। ये बेस था शेक्सपियर का वर्क का द विंटर्स टेल। शेक्सपियर ने यूनिवर्सिटी विट्स जो थे ग्रुप ऑफ राइटर, उनके वर्क्स को अपना बेस बनाया था। देन अनदर इम्पॉर्टेंट राइटर इज थॉमस नैश, जिनका अनदर वर्क है द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर। अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर ये भी राइटिंग लो लाइफ ऑफ इंग्लैंड को दिखाती है एंड इट डिस्क्राइब एज द बीइंग अ क्लीन डिफरेंट वीन फ्रॉम मैनी अदर द फॉर्मर कोर्स ऑफ राइटिंग। तो ये राइटिंग पिकारेस्क्यू नॉवल को लेकर आती है, जो कि बहुत सारे राइटर्स से डिफरेंट स्टाइल में लिखे गए था और इन्होंने एक नया जेनर स्टार्ट किया राइटिंग में। इनके अदर वर्क्स भी थे थॉमस नैश के, जो कि क्रिटिकल वर्क्स थे, लाइक द एनाटॉमी ऑफ एब्सर्टी, द पियर्स पेनिलेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है पियर्स पेनिलेस। इन्होंने कंटेम्प्रेरी फैशन ऑफ राइटिंग को क्रिटिसाइज़ किया है, विच एंगेज इन द रिलीजन कॉन्ट्रोवर्सी ऑफ द टाइम एंड इट ऑल्सो सटराइज द लो लाइफ and complain to the devil. It is the one of the few works in English that celebrate eating, drinking style of the फ्रेंच राइटर रेबिलाज। तो ये मत भूलना कभी भी कि इन्होंने जो अपनी राइटिंग्स थी थॉमस नैश ने, वो किस पे मॉडल की थी, रेबिलाज पे। जैसे कि फ्रांसिस बेकन ने अपना ऐसे जो राइटिंग है वो किससे लिया है, मॉन्टैग से, फ्रेंच राइटर मॉन्टैग। अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर जो है इट इज़ द क्वाइट मिक्स जेनर स्टाइल, जिसे हम बोलते हैं पिकारेस्क्यू स्टाइल, दैट मॉक हिस्टोरिकल फ्रॉम द पैरोडी टू द कैरेक्टर कॉमेडी। फिर नैश के अलावा दूसरे राइटर्स थे लाइक बेन जॉनसन, एंडेड अप इन द प्रिजन फॉर ऑफेंडिंग अथॉरिटी। तो बेन जॉनसन भी किसी मर्डर केस में और रिलीजियस कंट्रोवर्सी की वजह से जेल गए थे, वो मैं बेन जॉनसन के राइटर में भी कवर कर चुकी हूँ। ही कोलैबोरेटेड विद द मार्लो, ग्रीन एंड जॉनसन। थॉमस नैश ने इंडियन राइटर के साथ कोलैबोरेट किया है। इन ऑल्दो द मोस्ट ऑफ द ड्रामेटिक राइटिंग हैज़ नॉट सर्वाइव्ड। टेम्पर ऑफ नाइट ये वर्क है, ये गॉथिक फैंटेसी है और ये वर्क है थॉमस नैश के द्वारा। इट कवर द ड्रीम्स, नाइटमेयर एंड द अपैरिशन ऑफ द अर्ली exploration of the theme which would mainstay of the fiction and cinema future century। तो इन्होंने बहुत अच्छे से गॉथिक जो पार्ट है गॉथिक फैंटेसी को इस वर्क से दिखाया है। द टेरर ऑफ नाइट, रॉबर्ट बर्टन्स एनाटॉमी ऑफ मेलैंकोली, ये एक फिलोसॉफिकल वर्क है बाय रॉबर्ट बर्टन एंड इट इज़ पब्लिश्ड इन 1621। इट एनालाइज द ह्यूमन स्टेट ऑफ माइंड, मीन साइकोलॉजिकल माइंड को स्टडी करता है एंड फिलोसॉफिकल माइंड को स्टडी करता है। इसमें हमें दो टाइप ऑफ मेलैंकोली, ये यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया है
कि मेलंकली में कितने टाइप ऑफ मेलंकली को राइटर्स ने दिखाया है। 2 टाइप ऑफ मेलंकली को दिखाया है, एक तो है लव मेलंकली एंड अनदर इज रिलीजियस मेलंकली। तो ये 2 टाइप है इस वर्क में। ही कंसर्न अबाउट द रिमार्केबल क्लोज टू दोज विच शेक्सपियर एक्सप्लोर इन हिज प्ले। तो इनकी राइटिंग स्टाइल इज़ लाइक अ शेक्सपियरियन। कंटेम्प्रेरी है जो कि है थॉमस ब्राउन ने। ये इनका जो फील्ड है वो ये ही इज़ बिलोंगिंग विद द मेडिकल फील्ड। सो इन उससे इंस्पायर होकर इन्होंने एक वर्क लिखा था रिलीजियो मेडिसी। इट मीन्स रिलीजन ऑफ डॉक्टर। तो ये एक लेटिन टाइटल है। इन्होंने अपने सेल्फ, इनका जो करियर है वो मेडिकल से डील करता है, तो इन्होंने उससे इंस्पायर होकर सेल्फ एनालिटिकल वर्क एंड स्टडिंग अबाउट द रिलीजन ऑफ डॉक्टर। तो इट इज़ रिलीजियस एंड साइकोलॉजिकल वर्क बोथ। थॉमस ब्राउन ने, जिनका फेमस वर्क है अर्न बुलियर, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज हाइपोथोपिया, और ये पब्लिश्ड हुआ था 1658 में। इट इज़ अर्ली वर्क दैट कवर द फेथ and Christian humanism. So in the next video we will read the translation of Bible. Thank you for watching this video.